4 मार्च की सुबह हिंद महासागर की लहरें उस वक्त भी उसी तरह उठ गिर रही थीं जैसे हमेशा से उठती गिरती आई हैं। श्रीलंका के गौल शहर से करीब 40 नॉटिकल माइल्स दूर एक ईरानी युद्धपोत आरिस डेना अपने घर की ओर लौट रहा था। शांत, निहत्था, बेखबर। ये जहाज कोई दुश्मन नहीं था। ये 2 हफ्ते पहले भारतीय नौसेना की बहुप्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास मिलन 2026 में हिस्सा लेकर लौट रहा था। विशाखापट्टनम की सड़कों पर इस जहाज के ईरानी सैनिकों ने भारतीय जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर परेड की थी। भारतीय नौसेना के ईस्टर्न नेवल कमांड ने 17 फरवरी को उन्हें आमंत्रित करते हुए ट्वीट किया था #ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप, #यूनाइटेड थ्रू ओशंस। 2 हफ्ते, बस 2 हफ्ते में सब बदल गया। एक अमेरिकी पनडुब्बी ने MK-48 टॉर्पीडो दागा। कुछ ही सेकंड में आरिस डेना समुद्र की गहराइयों में समा गया। 87 ईरानी सैनिक मारे गए, वही सैनिक जो कुछ दिन पहले भारत की मेहमान नवाजी का हिस्सा थे। 32 बचे हुए लोगों को श्रीलंकन नौसेना ने बचाया। भारत की तरफ से एक भी जहाज नहीं गया, एक भी शब्द नहीं आया। बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से जवाब आया, नॉट आवर बिजनेस। ये एक ट्वीट नहीं था, ये एक नीति का ऐलान था। ये घटना किसी शून्य में नहीं घटी। पूरी कहानी समझने के लिए उस युद्ध को समझना जरूरी है जो मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर तक पहुंच चुका था। अमेरिका और इजराइल के नेतृत्व में ईरान पर 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर बमबारी हो चुकी थी। तेहरान से लेकर हर बड़े शहर तक धुआं, मलबा और लाशें। हजारों नागरिक मारे जा चुके थे। स्कूलों में, बाजारों में, घरों में। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला खामेनेई की मौत हो चुकी थी। ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने मिडिल ईस्ट के 9 देशों में फैले 27 अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी मिसाइलें दागी। बहरीन में अमेरिकी नेवी के हेडक्वार्टर से धुआं उठता दिखा। कुवैत में 3 अमेरिकी फाइटर जेट क्रैश हुए। फ्रेंडली फायर का बहाना दिया गया। सऊदी अरब के रियाद में 2 ड्रोन सीधे अमेरिकी दूतावास से टकराए। कम से कम 6 अमेरिकी सैनिक मारे गए। तेल अवीव में 40 से ज्यादा इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं। लेबनान का हिजबुल्ला भी इस युद्ध में कूद पड़ा, ईरान का वफादार साथी। यमन के हूती भी सक्रिय हो गए थे। ये अब सिर्फ ईरान बनाम अमेरिका इजराइल की लड़ाई नहीं रही थी, ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने वाला एक महायुद्ध बनता जा रहा था। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक कदम ईरान ने तब उठाया जब उसने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया। दुनिया के कुल तेल उत्पादन का 20% इसी संकरी जलसंधि से गुजरता है। ईरान ने धमकी दी, कोई भी जहाज यहां से गुजरा तो जला दिया जाएगा। ये सिर्फ एक सैन्य चाल नहीं थी, ये पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के गले पर हाथ रखना था। आरिस डेना की कहानी जितनी गहराई में जाती है उतनी ही परेशान करने वाली होती जाती है। ये कोई आम युद्धपोत नहीं था। भारत के पूर्व विदेश सचिव कन्वल सिब्बल ने साफ शब्दों में कहा, प्रोटोकॉल के हिसाब से ये जहाज कोई एम्यूनिशन लेकर नहीं आया था। ये पूरी तरह निहत्था था, बिना किसी उकसावे के, बिना किसी खतरे के इंटरनेशनल वाटर में चल रहा था। 2 हफ्ते पहले इसी जहाज के सैनिक विशाखापट्टनम की धूप में भारतीय जवानों के साथ मार्च कर रहे थे। उनकी तस्वीरें भारतीय नौसेना ने खुद अपलोड की थीं। वो हाथ मिला रहे थे, हंस रहे थे, 2 देशों की दोस्ती का जश्न मना रहे थे। और अब उनमें से 87 की लाशें उसी महासागर में थीं जिसे भारत अपना क्षेत्र बताता है। जब डूबते जहाज से डिस्ट्रेस कॉल आई तो श्रीलंकन नौसेना ने जवाब दिया। भारत की तरफ से एक नाव भी नहीं गई। ईरान के भारत में राजदूत मोहम्मद फतेह हाली ने खुद कैमरे के सामने कहा, भारत की तरफ से ना कोई संदेश आया, ना कोई बातचीत हुई। ये सुनकर हैरानी होती है क्योंकि ये वही भारत है जो खुद को हिंद महासागर का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रिस्पोंडर कहता है। अब सोचिए, श्रीलंका जैसे छोटे पड़ोसी देशों के सामने भारत किस मुंह से खुद को सुरक्षा साझेदार बताएगा, जब हमारे यहां से जॉइंट एक्सरसाइज करके लौटे जहाज को ही हमारी अनुमति के बिना डुबो दिया जाए और हम कुछ ना कर सकें। टाइमिंग देखिए, ये महज संयोग नहीं लगती। 25-26 फरवरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल में थे। नेतन्याहू के साथ डिनर, इजरायली संसद नेसेट में भाषण, भारत इजराइल संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया और मोदी ने इजराइल को फादरलैंड तक कह डाला। इजराइल इज देयर फादरलैंड एंड इंडिया देयर मदरलैंड। ठीक 48 घंटे बाद बम गिरने शुरू हो गए ईरान पर।
इजरायली डिफेंस अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि यह हमला हफ्तों पहले से प्लान था, लेकिन इजरायल के एक वरिष्ठ दूत ने जो कहा वो सबसे चौंकाने वाला था। ऑपरेशनल अपॉर्चुनिटी तभी मिली जब प्रधानमंत्री निकल गए। इस एक वाक्य को दोबारा पढ़िए। इसका मतलब क्या है? क्या भारत की सहमति जरूरी थी या उसकी अनुपस्थिति? क्या मोदी की यात्रा सिर्फ एक यात्रा थी या एक संकेत? उस मुलाकात में क्या हुआ, क्या तय हुआ, ये आज भी रहस्य है, लेकिन नतीजा सबके सामने है। जब ईरान ने खाड़ी देशों पर हमले किए, मोदी ने एक के बाद एक ट्वीट किए। कड़ी निंदा, सख्त शब्द, अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला। जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर सैकड़ों बम गिराए, हजारों बेगुनाह मारे गए, स्कूलों में बच्चे मरे, एक देश के सर्वोच्च नेता को निशाना बनाया गया, तो मोदी सरकार की तरफ से एक शब्द नहीं, पूरी चुप्पी। और फिर नेतन्याहू ने मोदी का सार्वजनिक धन्यवाद किया, इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए। इजरायल के साथ खड़े रहने के लिए। यानी भारत की चुप्पी को एक तरफ खड़े होने की स्वीकृति माना गया। इतिहास पलटकर देखिए, 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला किया, तब इंदिरा गांधी ने अपने सबसे बड़े सहयोगी के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा, आई कांट अप्रिशिएट इट। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका का इराक में साथ देने से इनकार किया और संसद में इराक युद्ध की सर्वसम्मति से निंदा की। 2011 में मनमोहन सिंह ने संयुक्त राष्ट्र में लीबिया पर पश्चिमी हमलों की आलोचना की और हॉल में तालियां बजीं। ये भारत की परंपरा थी, नैतिक, संतुलित, स्वतंत्र, एक ऐसी विदेश नीति जो किसी की जेब में नहीं थी। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइन चल रही है, मोदीज साइलेंस ऑन ईरान, इंडिया लॉस्ट इट्स वॉइस इन द मिडिल ईस्ट। ये भारत की छवि का संकट है और ये खुद भारत ने अपने हाथों बनाया है। फॉरेन पॉलिसी की बातें दूर की लग सकती हैं, लेकिन ये वो जगह है जहां जियोपॉलिटिक्स आपकी जेब से सीधे मिलती है। ये सब कोई दूर की बात नहीं, ये सीधे आपकी रसोई तक पहुंच रहा है। भारत अपनी जरूरत का 55% तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने का मतलब है उस सप्लाई पर सीधा खतरा। दूसरी तरफ रूस, जो भारत का सबसे भरोसेमंद और सस्ता तेल साझेदार था, ट्रंप के दबाव में मोदी सरकार ने उससे तेल खरीदना रोक दिया। दोनों रास्ते बंद, और भारत के पास चीन जैसा कोई रणनीतिक तेल भंडार भी नहीं है जो संकट में काम आ सके। फरवरी में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था, भारत के पास 74 दिनों का तेल भंडार है, लेकिन बाद में मोदी सरकार ने कहा सिर्फ 25 दिन। दोनों में से कौन सही है ये स्पष्ट नहीं, लेकिन दोनों आंकड़े डरावने हैं। और फिर हुआ वो जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी ने ऐलान किया, हमने भारत को रूस से तेल खरीदने की 30 दिन की अनुमति दे दी है। साथ में ये भी जोड़ा कि आगे भारत से उम्मीद है कि वो अमेरिका से ज्यादा तेल खरीदेगा। जरा सोचिए, एक स्वतंत्र संप्रभु देश को किसी तीसरे देश से अनुमति लेनी पड़ रही है कि वो किससे तेल खरीद सकता है। ये अपमान है और इसकी कीमत आप एलपीजी के 60 रुपए बढ़े हुए दाम के रूप में चुका रहे हैं। ये सवाल पागलपन नहीं, ये विपक्ष की आधिकारिक राय है और इसे खारिज करना भी उतना आसान नहीं। ट्रंप ने बार बार कहा है कि उन्होंने भारत पाकिस्तान की जंग रुकवाई, जैसे कोई एहसान जता रहे हों। उन्होंने भारत को डेड इकोनॉमी कहा। भारतीय नागरिकों को जंजीरों में बांधकर डिपोर्ट किया गया। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने खुले में कह दिया, हम भारत को वो फायदा नहीं देंगे जो कभी चीन को दिया था। ट्रेड डील के जरिए भारत को अमेरिका का प्रतिद्वंदी नहीं बनने देंगे। विपक्षी नेताओं का सीधा आरोप है, अदानी के खिलाफ अमेरिका में चल रहे भ्रष्टाचार के मामले का इस्तेमाल करके ट्रंप मोदी को दबा रहे हैं। राहुल गांधी ने संसद में कहा, अब अमेरिका तय करेगा कि हम किससे तेल खरीदें, हमारे प्रधानमंत्री नहीं। ये साबित नहीं हुआ, लेकिन सवाल ये है, क्या खारिज भी किया जा सकता है? स्पेन, जो नेटो का सदस्य है, अमेरिका का पुराना सहयोगी है, उसने भी अमेरिका को अपने सैन्य अड्डे इस्तेमाल करने से मना कर दिया। वहां के प्रधानमंत्री खुलकर अमेरिका के खिलाफ बोल रहे हैं। लेकिन भारत, जो कभी गुट निरपेक्षता का झंडा बरदार था, वो आज आवाज नहीं उठा पा रहा। अमेरिका की उम्मीद थी, खामेनेई की मौत के बाद ईरान में जन क्रांति होगी, इस्लामिक हुकूमत गिरेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान की इस्लामिक सरकार अभी भी मजबूत है। अगला सर्वोच्च नेता चुनने की तैयारी हो रही है। ये युद्ध खत्म होने की कोई सूरत नहीं दिख रही।
इस बीच CIA और ट्रंप प्रशासन एक और पुरानी और खतरनाक चाल चल रहे हैं। ईरान के विद्रोही कुर्दिश गुटों को हथियार देकर सत्ता पलट कराने की कोशिश। यही प्लेबुक इराक में चली थी, सीरिया में चली थी। नतीजा क्या रहा? खंडहर, खून और आइसिस जैसा दानव। इराक को याद करिए, 2003 में अमेरिका ने कहा था हम लोकतंत्र लाएंगे, लेकिन जो आया वो था अराजकता, सेक्टेरियन हिंसा और आइसिस जैसा दानव जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत बन गया। सीरिया में भी यही हुआ, अलग अलग गुटों को हथियार दिए गए और देश खंडहर हो गया। ईरान एक बड़ा और ज्यादा जटिल देश है। अगर वहां यही हुआ तो नतीजे कहीं ज्यादा भयावह होंगे। अलग अलग गुटों को हथियार दो, वो आपस में लड़ने लगते हैं, सिविल वॉर शुरू हो जाती है और उस अराजकता से नए आतंकवादी संगठन जन्म लेते हैं। अगर ईरान में भी यही हुआ तो इसकी आंच पूरी दुनिया पर पड़ेगी, भारत पर भी। ये बात याद रखिए, अमेरिका में सेनेट की एक सुनवाई में एक मिलिट्री वेटरन खड़े हुए और उन्होंने चिल्लाकर कहा, इजराइल की लड़ाइयां लड़ना बंद करो, इन जंगों को तुरंत रोक दो, हम और खून नहीं देख सकते। इजराइल की लड़ाइयां लड़ना बंद करो। उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन ये आवाज बंद नहीं हुई। अमेरिका में भी इस युद्ध के खिलाफ जनमत बढ़ रहा है, लेकिन ट्रंप सरकार इस आवाज को अनसुना कर रही है कि उसी तरह जैसे मोदी सरकार भारत की जनता की परवाह किए बिना आगे बढ़ रही है। इतिहास बार बार यही सिखाता है कि जब कोई महाशक्ति किसी देश में लोकतंत्र लाने निकलती है तो वहां केवल बर्बादी आती है, और उस बर्बादी की कीमत हमेशा वो लोग चुकाते हैं जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं था। ईरान के आम लोग, खाड़ी के मजदूर, भारत के आम नागरिक। 87 ईरानी सैनिक, 87 इंसान जिनके घरों में कोई इंतजार कर रहा था, 87 कहानियां जो अधूरी रह गईं। उनमें से कुछ ने 2 हफ्ते पहले विशाखापट्टनम में भारतीय जवानों के साथ परेड की थी। उनकी तस्वीरें भारतीय नौसेना के आधिकारिक अकाउंट पर थीं। वो हाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। 2 हफ्ते बाद उनकी लाशें उसी हिंद महासागर में तैर रही थीं जिसे भारत अपना बताता है। आरएस डिना का डूबना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं है, ये एक आईना है जिसमें भारत की बदली हुई सूरत दिखती है। वो भारत जो कभी नैतिकता की आवाज था, जो गुट निरपेक्षता का प्रतीक था, जो दुनिया में विश्व गुरु होने का सपना देखता था, आज हिंद महासागर में हुई हत्याओं पर चुप है। हिंद महासागर का रक्षक प्रधानमंत्री मोदी के खुद के शब्द हैं, लेकिन जब इसी महासागर में हमारे मेहमान डूबे तो रक्षक कहां था? LPG 60 रुपये महंगा हो गया, रूस से तेल खरीदने के लिए अमेरिका से अनुमति लेनी पड़ी और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर भारत की आवाज गूंजने की जगह खामोशी थी। इतिहास के किसी भी मोड़ पर भारत ने किसी के आगे इस तरह घुटने नहीं टेके, न नेहरू ने, न इंदिरा ने, न वाजपेयी ने। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सिर्फ एक शब्द नहीं था, वो भारत की आत्मा थी, और जब वो आत्मा खो जाती है तो सिर्फ एक नाम बचता है, कठपुतली। आरएस डिना हिंद महासागर में डूब गया, लेकिन उसके साथ कुछ और भी डूब गया। भारत की वो रीढ़, वो नैतिक साहस, वो स्वतंत्र आवाज जिस पर एक वक्त पूरी दुनिया ध्यान देती थी। सवाल ये नहीं कि वो जहाज क्यों डूबा, सवाल ये है भारत की आवाज कहां गई। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।